उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जल्दी लिख देते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में ये सिंबल, उसको लगा ना ठीक से माइक्रोफोन को अपना, यहाँ पे इनको लेके आ रहा है भाई। यहाँ फुल वॉल्यूम पे है, सबका आवाज कम आ रहा है? नहीं सर, ठीक आ रहा है। गजाला एक बार फिर से क्विट करके ज्वाइन करो। नहीं, अब क्लियर आ रहा है, उससे पहले नहीं। एक बार आप फिर से बोलो तो आवाज आ रहा है? आप हाँ हाँ आ रहा है, खाली आवाजें पूछिए, पढ़ाइए नहीं। तो पेडिग्री एनालिसिस में आपको ये सिंबल मेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल सेक्स अनस्पेसिफाइड को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हमने कहा था कि और इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो आपको हमने उसमें बताया था कि इसको सॉलिड सिंबल के नाम से बुलाते हैं। तो मेल बीमार हो या फिर फीमेल बीमार हो उसको कलर कर देते हैं, ठीक है, या उसमें हम शेड बना देते हैं जिससे आपको ये समझ में आता है कि ये क्या आता है सर, ये एक अफेक्टेड है जी। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल को दूसरे भाषा में सॉलिड सिंबल के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉलिड सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है ये मेडिकल में पूछा जा सकता है, आप उससे बता दीजिएगा। कोई फैमिली हो उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है, मतलब फीमेल और मेल में दोनों में डैश कनेक्शन में मेटिंग हुआ है, और इसमें ये भी ऐसे होता है कि मेटिंग अनरिलेटेड हुआ, ये मेटिंग अनरिलेटेड है ना। और उसके बाद अगर डबल आपको लाइन बना हो तो उसमें आप क्या समझेंगे, मेटिंग इन रिलेटिव होगा, उसको कौन सा जीनस मेटिंग का, तो ये मेडिकल में पूछा हुआ है और उसको याद रखिएगा। उसके बाद हमने कहा था कि एक उसके बाद हमने कहा था क्या कि अगर कोई फैमिली हो, उस फैमिली को दिखाना हो, उसमें हम लोग ऐसे दिखाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्डर ऑफ बर्थ को बताएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बर्थ में क्या, सबसे पहले ये जन्म लिया होगा, फिर ये तब ये जन्म लिया होगा, ये उसके पेरेंट होंगे, ये पेरेंट, ये उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे। ठीक है, इसके बाद कहीं नंबर लिख के छोड़ दे, समझ आइए कि वो 5 आपको बच्चे को जन्म दिया है, और 5 फीमेल है तो 5 फीमेल ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई बच्चा जन्म लिया तब मर गया तो उसके लिए ऐसे क्रॉस कर दे, आपको डेथ आफ्टर गॉड है ना, डेथ आफ्टर गॉड, जैसे हीमोफीलिया केस हो सकता है, बच्चा जन्म तो लेता है ना, कुछ साल या कुछ महीने बाद मर जाता है। ठीक है, डेथ आफ्टर बर्थ, तो बच्चा जन्म से ही आपको मरा हुआ पता ले, उसके लिए हम लोग स्टिल बर्थ के लिए ऐसा दिखाते हैं। अगर हुआ तो ऐसे भी लिख करके हम लोग लिख सकते हैं, या सीधे पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, इसका मतलब बच्चा मरा हुआ ही जन्म लिया। ठीक है, स्टिल बर्थ के नाम से हम लोग, ये सब सिंबल है जो यूज हो सकता है पेडिग्री एनालिसिस के दौरान। पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कुछ बेसिक टर्म सब चाहिए, और ये भी बात तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ के रखोगे कि पेडिग्री एनालिसिस ये नहीं है कि सर बीमारी का पता लगाने से होता है। पेडिग्री एनालिसिस आप लोगों को है ना जेनेटिक कैरेक्टर का पता लगाने में होता है, या उस कैरेक्टर का कौन फॉर्म है, डोमिनेंट या रिसेसिव है, उसका पता लगाने में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रूल्स या टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहे हैं फॉर पेडिग्री एनालिसिस, रूल्स या टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, आपको अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस करना है तो वैलिड ऑन ओनली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला पॉइंट है ना जी। दूसरी फैसिलिटी वैलिड होता है, वैलिड ऑन है ना ओनली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ओनली मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पे ही लागू होता है, क्योंकि हम बताएं आप लोगों को मेंडेलियन डिसऑर्डर मोनो हाइब्रिड होता है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे ही लागू हो सकता है पेडिग्री एनालिसिस, पहला बात। दूसरा बात क्या है सर, आपको इसमें ना आपको डिजीज या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट नहीं होगा, समझा ना। डिजीज आइदर क्या हो सकता है आपको है ना, आइदर डोमिनेंट डिजीज जगह हम कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, और आपको जाने जो है कि ज्यादातर क्वेश्चन डिजीज पे बनाना हम लोगों को, डिजीज आइदर डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद फिर से एक बार और, डिजीज या तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है, डिजीज क्या हो सकता है, ऑटोसोमल आपको आइदर ऑटोसोमल हो सकता है, आइदर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई बीमारी होगा।
लिंक भी हो सकता है। उसके बाद एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको है ना ऑल सेटिस्फाई होगा, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए ना आफ्टर वन टाइम अज्यूमिंग ना आफ्टर, ये लाइन मायने रखते हैं, यही लाइन हमको समझाना है। आफ्टर वन टाइम एक बार कुछ मान लेती, उसके बाद तुमको हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना, फिर दोबारा नहीं मानेंगे कि सर यही चलेगा। जैसे मान लीजिए एक खानदान में कोई बीमारी ढूंढ रहे थे, मम्मी को कोई बीमारी ढूंढी दो मिले, तो आगे जाके तुम उस खानदान में कोई ऐसा बीमारी को रिसेसिव तरह दिखा सकती हो, सबको डोमिनेंट नहीं दिखाना होगा। फिर से सुनो, अगर मान लीजिए इसमें से एक पेरेंट बीमार है, कोई भी बीमार से बीमारी है, अगर इसके अगले बच्चे में भी देख रहे थे एक बीमार है, बाकी सब ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, और फिर उसके बाद ये भी किसी से शादी किया, मतलब और इसके बाद उसमें भी बच्चे में कोई बीमारी आए, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे डोमिनेंट जीन कॉज डिजीज, डोमिनेंट जीन की वजह से बीमार पड़ रहा है डिजीज, यहाँ भी डोमिनेंट ही होगा और यहाँ भी डोमिनेंट ही रहेगा बीमारी की। समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ कैपिटल टी हो, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी हो, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी हो। आप कभी भी बीमारी की आप यहाँ पे रिसेसिव नहीं मान सकते, पल्ले पर रख, एक ही बार आप मान लिए, आप सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए, और कंडीशन सेटिस्फाई आपके वन टाइम एल्यूम ना जी, एक बार मान लेने के बाद सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ये नहीं कि बीच में भी मन हुआ तो नहीं इसको रिसेसिव कर देते हैं, ये नहीं कर सकते। यही बहुत जरूरी है जी समझना, जो लड़का ये समझता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और पेडिग्री एनालिसिस में जब भी आप जीन को क्रॉस कराते हैं, whenever cross all possibility must see, all possibility must appear, no one ignore। ये दो लाइन बहुत जरूरी है, ये हम समझा रहे हैं आपको, है ना। all possibility must appear, no one ignore, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो मान लीजिए अगर कोई लड़का और लड़की को तुम मान लियो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और आप ऐसे मान लियो, इसके तीनों बच्चे बनना जरूरी है, तभी आप सही जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर इसमें से एक बच्चा कैपिटल टी मान लियो, दूसरा बच्चा कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए, तीसरा बच्चा भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन एक बच्चा जरूर कम से कम जाना चाहिए सर आपको स्मॉल टी होना चाहिए, तभी आप सही जा रही है। मतलब तीनों तरह के बच्चे को दिखाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसमें इसको इग्नोर कर देते कि स्मॉल टी कोई नहीं होगा, तो ये गलत हो सकता है क्वेश्चन आपका, मतलब आगे जाके फंस सकती है, ठीक है। चले पर रहना, तो एक को आपको नहीं स्मॉल टी जरूर दिखाना होगा, तभी आपका कंडीशन सेटिस्फाई माना जाएगा। मैंने क्रॉस आपको ऑल, व्हेनेवर क्रॉस कोई भी क्रॉस हो, ऑल पॉसिबिलिटी मस्ट बी अपीयर, नो वन इग्नोर, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सबको दिखाना जरूरी होगा, ठीक है। अभी ये दो लाइन है ना हम समझाएंगे आपको, है ना जी, ये दो लाइन हम आपको समझाएंगे, ये असली तरीका है तैयारी करने का, नहीं तो आप ट्रिक में भी जा सकती हो। अब एक ट्रिक देते हैं जो टीचर सब देता है बड़े इंस्टीट्यूट में, तो ट्रिक क्या कहता है ना, ये ट्रिक है जी, 10 सेकंड में सवाल बनाना हो उस पे, लेकिन जाने में किसी से फंसा लिया ना तो जान बच जाएगा। ट्रिक दे रहा है हम आपको, ट्रिक क्या है कि अगर है ना कंटिन्यू डोमिनेंट, या पहले रुक जाओ, ट्रिक नंबर 1 ऐसे करो, if not given कैरेक्टर दिया नहीं है, मतलब आपको ये नहीं बताया गया, दैट इज नो मेंशन अबाउट है ना ऑटोजोम और सेक्स लिंक। अगर ऑटोजोम और सेक्स लिंक के बारे में कुछ नहीं चर्चा किया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि ये पहचानिए इसको कौन सा बीमारी, तो तुम क्या करोगे, ऑटोजोम मान लोगे इसको, है ना जी, दैट इज नो मेंशन अबाउट ऑटोजोम और सेक्स लिंक। अगर क्वेश्चन में ये नहीं क्लियर है कि बच्चा किस बात से बीमार है, जैसे हम बोल देते थैलेसीमिया से बीमार है, तो दिमाग में फोटो बन जाता है ऑटोजोम, और हम ये बोल रहे हीमोफीलिया से बीमार है, तो फिर समझ जाते हैं दिमाग में कि ड्यू टू द सेक्स लिंक है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं दिया क्वेश्चन, सीधे फोटो बना दिया, करा कि बीमारी पहचानिए इसमें कौन सा बीमारी है, और कुछ नहीं हिंट्स दिया, करा कि सबका डीएनए पता नहीं, तो तुम क्या मान के चलोगे तुम सही हो जाओ, तो इसको ऑटोजोम मान के चलोगे, ठीक है। अगर एक ट्रिक है जी यार, फंसोगे भी नहीं, ठीक है, ये बात सही है,
इसमें कहीं नहीं फंसेगा। नॉट गिवन, कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा है सर क्या बताना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, सिर्फ कह दिया सर बताइए कि ये क्या, तब तुम क्या कहोगी, देन आपको एज्यूम है ना, एज्यूम ऑटोजोमल डिजीज, ऑटोजोमल डिजीज, ये तुम मान लोगी कि वो एक ऑटोजोमल डिजीज है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो डोमिनेंट से बीमार है कि रिसेसिव से बीमार है। एक क्वेश्चन देखो ना, असाइनमेंट हुआ तो असाइनमेंट में देख लो, या कहीं पे भी एक क्वेश्चन होगा, इसमें ऐसे कुछ बना देते हैं, ध्यान दीजिए, अभी अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और ये आपको ऐसे दे दिए, ये एक बीमार दिखा दिए, ये नॉर्मल है, ये भी एक बीमार दिखा दिए, और इसको एक नॉर्मल लड़के से शादी करा दी, इसमें भी देख रहे हैं कि एक बीमार है एक नॉर्मल, ठीक है, जो भी हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई इस सब का डीएनए बताओ, सबका डीएनए क्या होगा, तो तुम देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं हम कह रहे तुमको, बस इतना कर दी फोटो देख के डीएनए बताओ, ये डीएनए क्या चीज का है, ठीक है, इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तब हम आपको कहेंगे क्या, मैं कि इस केस में जब आएंगे, है ना, तो इस केस में तुमको ये कहना है कि पहले सर ये जैसे चार ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन क्या दे देते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट कह दे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कह दे कि ऑटोजोमल रिसेसिव, तीसरा ऑप्शन कह दे सेक्स लिंक डोमिनेंट है, सेक्स लिंक डोमिनेंट, यही क्वेश्चन मैंने रखा है, 10 सेकंड में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चौथा आपको क्या है जी, आपको सेक्स लिंक, आपको रिसेसिव, तो तुम पहला दिमाग ये लगाओगी कि सर इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं कहा है, मेरा ट्रिक कहीं नहीं फेल होगा जी, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, आप कह रहा है कि भाई आप इसका बीमारी का पता लगाओ, तो तुम पहला ट्रिक ये पकड़ोगी कि ऑटोजोमल होगा सकती है, मतलब मेरा आंसर या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, ठीक है। पर अब इस बात में कंफ्यूजन है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव, ये हमको पता लगा, ये भी 10 सेकंड में पता लगा सकते हैं, ठीक है, दिमाग लग रहा है। पहली बार आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो तुम सीधे कह दोगे ये ऑटोजोमल डिजीज, बट अब एक क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आ गया है कि डोमिनेंट डीएनए से बीमार है कि रिसेसिव डीएनए से बीमार है, ठीक है, मतलब इसको ये दोनों आदमी में कैसा डीएनए गया उसके बच्चे में कि बीमार पड़ गया, कैपिटल टी वाला डीएनए गया होगा या स्मॉल टी वाला डीएनए गया होगा, इसको देखना है, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब है ना। तो देखिए ट्रिक नंबर 2 कहता है क्या कि अगर आप पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व कर रही है, फर्स्ट स्टेप नॉर्मल एंड नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूअसली अगला पहला स्टेप क्या हो, नॉर्मल हो, और दूसरा स्टेप जो मतलब नेक्स्ट स्टेप अगला लगातार अगला स्टेप कंटिन्यूअसली डिजीज वाला मिल जाए, जैसे गौर कर हम पेन चेंज कर देते हैं, फोटोग्राफ देखिए 10 सेकंड बनाना है सवाल तो यही चलेगा, पहला स्टेप तुम नॉर्मल देख रही हो, समझ रहा ना, उसका दूसरा स्टेप में क्या, ये तो दूसरा स्टेप माना जाएगा ना, इतना भी तो दूसरा स्टेप में मानोगी, दूसरा स्टेप में क्या देखिए एक बीमार मिल गया, अब तीसरा स्टेप में भी तो एक बीमार मिल गया, सही है, फिर हमारे को करनी एक बार और करते इसको, चलिए इसको एक बार और किए, और एक बार और करने के बाद देखते हैं सर क्या है जी, इसको हम लोग मान लीजिए बीमार है, इसको एक बार और किए तो इसमें सर क्या हुआ, ये नॉर्मल निकली है, एक बीमार निकली, ठीक है, मतलब इस तरह से है ना जी, मतलब पहला स्टेप भी नॉर्मल है, दूसरा स्टेप बीमार, तीसरा स्टेप भी बीमार और चौथा स्टेप भी बीमार, इसका मतलब ये रिसेसिव होगा, दैट इज इट विल बी रिसेसिव होगा, ठीक है, पहले पर रहा है, चलो हो गया, मतलब पहला स्टेप बीमार होगा, दूसरा स्टेप बीमार होगा और तीसरा स्टेप में भी क्या देख रहे हैं हम लोग, बीमार देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा केस मिल गया हम लोग क्या मान लेंगे, है ना, ऑटोजोमल रिसेसिव मान लेंगे, ठीक है, पहले पर रहा है, एक बार उनका क्रॉस चेक कर लेते हैं।
क्वेश्चन है 2015 में पूछा है ना। ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, है ना। 2015 का कोई क्वेश्चन है ना जी। इस क्वेश्चन में दिख रहा है जी बोर्ड पे, बुक है तो बुक खोल लो। 2015 का क्वेश्चन बहुत कमा रही है। कम आ रहा है। एक मिनट रुको। देखो तो आवाज आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है जी? पता जी नहीं अभी तो क्यों। ठीक है, पर पढ़ाते तो कम आवाज आता है। मोबाइल से थोड़े ब्लूटूथ से ना आवाज आ रहा है जी। तो हम कह रहे थे कि आपको ये क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं रहा हो तो आप क्या कहोगे? ऑटोजोमल डिजीज है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको पहला स्टेप नॉर्मल दिखे, बाकी सारे स्टेप में बीमारी दिखे, है ना, या एक अल्टरनेशन दिखाई दे, थोड़ा सा थ्योरी में और ये सही जा रहे हैं हम थे, हम गलत नहीं है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिजीज, है ना, डिजीज दिखाई दे, है ना, डिजीज नॉर्मल नॉर्मल फिर डिजीज ऐसे करके दिखाई दे। दिमाग लगाना सब लड़का कि अगर हम ऐसे फुटरा बनाते हैं, है ना, एक पॉइंट देखिए, ये सब ट्रिक पे है, फिर उसके बाद लॉजिक के साथ भी बनाएंगे सबको। तो हम कह रहे थे क्या कि अगर आपको ये ऐसा पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए दे दिया जाए, 2015 का क्वेश्चन है ये, मेडिकल में 10 सेकंड में भी बना सकते हो, लॉजिक से भी मतलब एक मेहनत से भी बना सकते हो, जैसे आप सोच सकते हो। और एक मान लीजिए ऐसा कोई बीमारी का आपको पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में क्या देख रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में एक बीमारी दिखाई दे दिया, दूसरा स्टेप में भी हमको एक बीमारी दिखाई दे दिया, है ना। तीसरा स्टेप में भी क्या देख रहे हैं सर हम लोग? यानी कि इसको क्रॉस करा रहा है इसके साथ, डिजीज वाले के साथ। और अगला स्टेप में भी क्या देख रहे हैं हम लोग? बीमारी देख रहे हैं जी, ठीक है, और नॉर्मल भी देख रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप में जब इसको क्रॉस कराएं, मान लेते हैं इसमें कोई बीमार नहीं दिख रहा है, कोई बीमार नहीं दिख रहा है जी, ठीक है। ये बात गौर करना सब लड़का कि आप बीमारी लगातार लेते जा रहे थे सर, लेकिन एक स्टेप ऐसा आया, देखो इसको तुम फर्स्ट स्टेप मानोगी ना, इसको सेकेंड स्टेप मानेंगे, इसको थर्ड स्टेप मानेंगे, इसको फोर्थ स्टेप मानेंगे। अगर आपको किसी भी स्टेज में एक बीमारी वाला पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। ऑटोजोमल रिसेसिव आ जाएगा, रिसेसिव। दिमाग लगाइएगा कि अगर आपको कोई एक ऐसा स्टेप है जिसमें कोई बीमारी नहीं दिख रहा है, समझ जाना कि वो एक ऑटोजोमल रिसेसिव है। मतलब अल्टरनेट करके आ जाए, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट स्टेप नॉर्मल, नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूअस डिजीज हो जाए, तभी तुम इसको क्या मानोगी? है ना, रिसेसिव ही मानोगी। या ऐसा भी हो सकता है डिजीज नॉर्मल ऐसे करके भी हो सकता है। अगर आपको एक अल्टरनेट आता है ना तो समझना ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। हम गलत नहीं थे उस टाइम, सही थे, बस इसको और पुख्ता थ्योरी बना दिए, ऑटोजोमल रिसेसिव। अब तुम लोग दिमाग लगा लो आप कि अगर हर एक स्टेप में बीमारी निकल गया सर, तो इसका मतलब क्या होता था? ऑटोजोमल डोमिनेंट हो जाता। कुछ गया जी समझ में? बताओ, समझ में आया? ऑटोजोमल डोमिनेंट कहलाएगा जी, ठीक है। बोलो जी, किसी को रिप्लाई करना है इस पे तो 10 सेकंड में सवाल बनाना था, इसी तरह से बनाएंगे। 2015 का क्वेश्चन है ये। 2015 क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें एक पहला स्टेप में बीमारी है, दूसरा स्टेप में भी तुम बीमारी देख रही हो, और तीसरा स्टेप में आपको क्या देख रहे हैं हम लोग? है ना, यहाँ पे आपको एक बीमारी यहाँ गायब है जी, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे गायब है इस स्टेप में, ये वाला स्टेप में देख रहे हो ना, गायब है ना, यहाँ पे भी तो गायब है। थर्ड स्टेप में ऐसा, हालांकि यहाँ पे है बीमारी, और फोर्थ स्टेप में भी आपको यहाँ पे बीमारी दिख रहा है जी, ठीक है। ये ऑटोजोमल रिसेसिव होगा जी, ठीक है, डोमिनेंट होगा। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव ही है इसका आंसर, लगता उल्टा बोल दिया हमने, ये ट्रिक है।
नहीं ये सही है, तो मतलब उल्टा हो गया जी। ठीक है, लगातार बीमारी होगा तब ऑटोजोमल रिसेसिव कहलाएगा, रिसेसिव है ना। हर स्टेप में बीमारी दिखाई दे और अल्टरनेट दिखाई दे तब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ऑटोजोमल डोमिनेंट लिखेंगे। अब सही है, ऑटोजोमल डोमिनेंट तब लिखेंगे जब आपको अल्टरनेट हो तब, और कंटिन्यू होगा तब क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव होगा जी। अब सही है, इस क्वेश्चन को बनाइए ना 10 सेकंड में। सही है, हम तो गलत लिख दिए थे। इसमें पहला स्टेप में भी बीमार है, दूसरा स्टेप में भी बीमार देख रहे हैं, तीसरा स्टेप में भी एक बीमार देख रहे हैं और चौथा स्टेप में भी बीमार देख रहे हैं जी। कंटिन्यूअस हर एक स्टेप में आपको बीमारी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, ऑटोजोमल रिसेसिव लिखेंगे जी। ठीक है, अगर आपको एक स्टेप ऐसा निकल जाए जिसमें कोई बीमारी ना हो, जैसे मान लीजिए आपको इसमें आपको क्या रहता है, बीमारी नहीं रहता है ना, और अगला स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं है ना, मतलब कि ये बीमार आपको ये भी बीमार आपको रहता है, यानी कि सॉरी ये पूरा बीमार रहता है हर एक स्टेप में। सही तो जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको सही है पैटर्न में। एक मिनट, क्या हुआ, ऑटोजोमल किसमें, इसमें इसमें ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है ना जी, ऐसे करके लिखोगे तो नहीं आएगा, एक नॉर्मल एक रिसेसिव आएगा ना। ट्रिक जल्दी बैठ ही नहीं रहा आज, ठीक है, कैसे बोले हम, हालांकि ट्रिक ही है ये। पहली बार ये पहला ट्रिक तो समझ आया ना जी। अब दूसरा स्टेप ये करा है कि पहला स्टेप नॉर्मल निकल जाए दूसरा टॉपिक में, और अगला अलग कंटिन्यूअस निकल जाए। चलो दूसरा स्टेप अभी छोड़ो, अभी दिमाग मत लगाओ, दूसरा स्टेप बना के देखते हैं कैसे बनता है तब बताएंगे। पहला स्टेप सही है, डोमिनेंट रिसेसिव निकालना ही पड़ेगा आपको भी, हम ट्रिक देंगे, इस पे ट्रिक पे भी काम करता है ये, कैसे आपको ये बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जब क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया रहे तब हम क्या मान के चलेंगे, तब ऑटोजोमल डिजीज मान के चलेंगे। डोमिनेंट है कि रिसेसिव है इसका हम लोग पता लगाते हैं जी। ठीक है, अगर पहला स्टेप नॉर्मल दिया हो, अगला स्टेप में बीमारी दिया हो, तब हम क्या मान लेते हैं, तब हम लोग इसको रिसेसिव मानते हैं। लेकिन यहाँ पे फेल हो रहा है मेरा बात, अब क्यों फेल हो रहा है देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इससे ना। अगला आप देखो, ये आपको कुछ ट्रिक्स सब हम बताएंगे, आप सॉरी मतलब कुछ क्वेश्चन सब दिखाते हैं, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसकी बात हो रही है जी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, आपको फिंगर टिप्स का ही क्वेश्चन है। जिसको दिक्कत होगा तो आके पूछ लीजिएगा घर पे एक बार। फिंगर टिप्स का एक क्वेश्चन है जी। ठीक है, या आपको एक नोट्स में भी क्वेश्चन है ना, नोट्स का ही क्वेश्चन एक पहले देख लेते हैं जी। ठीक है, नोट्स में क्वेश्चन क्या है कि एक पेरेंट है, उसमें आपको ये मेल है और ये फीमेल है ना, सॉरी ये उल्टा बोल दिए हम लोग, ये फीमेल है और ये मेल है, और मेल अफेक्टेड है जी। उसके बाद इसके 4 बच्चे जन्म लिए, चारों बच्चे में क्या देखते हैं है ना, अफेक्टेड देखते हैं जी। उसके चारों बच्चे क्या होते हैं, अफेक्टेड है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है और ये आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। इसमें से किसी एक नॉर्मल लड़की से शादी कराया गया, उसके बाद 2 पैटर्न आया, एक उसके बच्चे में भी क्या देख रहे हैं हम लोग, बीमारी देख रहा है, एक बच्चा क्या उसका नॉर्मल जन्म ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक नॉर्मल लड़की से शादी, या एक इसको नॉर्मल लड़के से शादी कराते हैं, इसमें भी वही बात देख रहे हैं कि एक बच्चा बीमार है, एक बच्चा क्या है सर आपको, कि आपको नॉर्मल है जी। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है ना, असाइनमेंट देखो तो है यही क्वेश्चन है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ वही कुछ है, समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं। अभी भी आवाज जा रहा है कम? नहीं सर ठीक आ रहा है। हाँ तो देखो, ये एक क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन में करा है क्या, फाइंड है ना जी, फाइंड जीनोटाइप ऑफ ईच, सबका जीनोटाइप बताना है आपको। अब यहाँ पे ना चाहते भी तुमको ट्रिक काम नहीं करेगा ज्यादा, बस इतना ही ट्रिक काम करेगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है सर, तो हम सबको ऑटोजोमल
मान लेंगे जी। फाइंड जीनोटाइप ऑफ ईच, सबका जीनोटाइप आपको बताना है जी, ठीक है। मतलब तुमको नीट कैसे करेगा, एक फोटो दे देगा नीट, ये कह देगा इस आदमी का जीनोटाइप बताइए, है ना, इसका जीनोटाइप बताइए और इसका जीनोटाइप बताइए, मतलब कोई भी पॉइंट बना के कह देगा जीनोटाइप बताइए। तुम सबका जीनोटाइप निकाल सकती हो, है ना जी। ईच इंडिविजुअल, सबका जीनोटाइप आपको निकाला जा सकता है सर, ठीक है। अब देखो तुमसे हो जाता है, मेहनत बना लेता है क्वेश्चन का। मोबाइल ही फंस रहा है। तो हम बता रहे थे कि आपको पेडिग्री एनालिसिस करना है ना, तो 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि आप इसमें एक ही बार मान सकती हो, वन टाइम ही एज्यूम कर सकते। हम इधर भी लिखे थे तो पहले एक बार मान लीजिएगा तो दोबारा आप उस टर्म कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। जो भी सर आपको बच्चे हैं सबका डीएनए हमको पता है, किसी में फेक नॉलेज नहीं होना चाहिए, सबका डीएनए हमको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि सर यही होगा। और तीसरा कारण क्या है सर, इफ नॉट गिवन, आपको इफ नॉट गिवन, है ना, नॉट गिवन, ये जो हम बता रहे हैं इससे नहीं फंसोगी। पिछला अभी थोड़ा देर पहले टॉपिक था उसमें कंफ्यूजन आ गया था, लेकिन इसमें नहीं कोई कंफ्यूजन होगा जी, ठीक है। इफ नॉट गिवन देन एज्यूम ऑटोजोमल डिजीज, देन क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग, ऑटोजोमल डिजीज को मान लेंगे जी। देख रहे बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिए उसमें ये सब क्लियर है नहीं कि कौन बीमारी है, हम बस इतना कर दिए कि एक डैश जो है वो बीमार है, जो आपको सीधा बनाएगा वो नॉर्मल है जी, ठीक है। और हम आपको कह रहे हैं कि बताइए इसमें से बीमारी वाला डीएनए का कैसा पैटर्न होगा, कैपिटल टी की वजह से बीमार है या स्मॉल टी की वजह से बीमार है जी, ठीक है। अगर आपको कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये मान लो कि एक ऑटोजोमल डिजीज है, ये एक ऑटोजोमल डिजीज है, लेकिन आप मुद्दा ये उठ के आता है सर, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये कैसे पता चलेगा। आपको यहीं पे दिमाग लगाना है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो तुम यहीं पे थोड़ा रफ करोगी, मान लोगी, है ना जी। पहला बार बनाने में समय लगता है, यदि प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये 10 सेकंड में बनने लगता है सवाल सब, है ना। मान लेते हैं सर ये बीमारी जो है ना, ज्यादातर केस में हम लोग क्या देखते हैं, बीमारी रिसेसिव जीन से होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये रिसेसिव जीन से बीमार है जी, ठीक है। मानने में क्या जाता है सर, ठीक है। इसको हम लोग पहला अप्रोच लेके चल रहे हैं जी, ठीक है। अप्रोच फर्स्ट क्या होगा, अप्रोच फर्स्ट कहता है क्या कि आप किसी को लेट करके मान लो, लेट आपको जो लड़का बीमार है ना, मेल अफेक्टेड ड्यू टू द स्मॉल जीन, है ना, मेल अफेक्टेड ड्यू टू क्या, ड्यू टू आपको रिसेसिव जीन की वजह से मेल क्या आपको अफेक्टेड है जी, ठीक है। आप मान ली हो तो आप इसके बाद तुम दोबारा आप नहीं मान सकते कि सर आगे जाके बीमारी कैपिटल टी हो जाएगा। पहला कंडीशन पूरा कर दिए और आपको वन टाइम एज्यूम करना था, एक बार मान ली कि ये इस तरह से बीमारी है। ऐसे कुछ पजल सब बनाने के लिए भी हम लोग कुछ मान लेते हैं ना, वैसे यहाँ भी माना गया है। और सारे कंडीशन को तुम सेटिस्फाई करोगी, मतलब सारे बच्चे का डीएनए निकालोगी, कहीं भी फंसना नहीं है। कहीं फंस गए तो समझना कि क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मतलब सारे बच्चे का डीएनए हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए सर, मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं गलती हो गया इसको ठीक कर लेते हैं ऊपर जो भी हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसका डीएनए स्मॉल आर मान लेती हो, ये लड़की तो नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए या तो सर कैपिटल आर होगा, या नहीं तो सर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा जी, ठीक है। अब तुमको ये सोचना है कि इस लड़की का डीएनए कौन हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। एक तो तुम मान लियो कि ये बीमार है, पर ये लड़की का डीएनए कैसा होना चाहिए। अगर आप कैपिटल आर लेके चलोगी, है ना, इफ यू टेक कैपिटल आर, तो सर अगला स्टेप में सब क्या होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सब जानता है कैपिटल आर और कैपिटल आर को क्रॉस कराएंगे किसके साथ, स्मॉल आर के साथ। तो पहला पीढ़ी का बच्चा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि एक भी नॉर्मल नहीं है जी, ठीक है, एक भी नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब हमको क्या, ये डीएनए तो नहीं ना लेंगे जी, यही सोचना है आपको। हम ये जो दूसरा लिख रहे हैं ना, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब आप कभी भी दूसरा बार ये नहीं कहोगे नहीं कैपिटल आर की जबरदस्ती बीमार है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बातें नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना जी। आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, कैपिटल आर, आपको यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर लेना होगा, यही ना होगा। लड़की नॉर्मल है, या तो ये इस डीएनए से होगा, यानी तो ये डीएनए तो फेक निकल गया सर, और ये तो गलत हो गया, क्योंकि सर इसमें
सारे बच्चे नॉर्मल बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक भी बच्चा नॉर्मल नहीं है। आप इसको लेके चलोगी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो इसमें 50% बच्चा नॉर्मल होगा और 50% बच्चा क्या होगा, बीमार होगा जी, ठीक है। पर आप देख रहे हो कि चारों के चारे बच्चे बीमार हैं जी, ठीक है, एक भी बच्चा नॉर्मल नहीं है। मतलब आप इसको अगर मान के चलती हो तो तुमको इसको फेक मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा हम क्या कहते हैं, नहीं कर सकती हो आप। सारे बच्चे का पॉसिबिलिटी दिखाना जरूरी है आपको। मतलब इसमें एक बच्चा भी नॉर्मल रहता ना तो हम सही जा रहे होते हैं। एक भी बच्चा इसमें नॉर्मल, इधर अलग से ना है, अलग खानदान से ना है, इसके थोड़े परिवार से है, तो शादी वाद अलग से है, नहीं दोनों। हम ये कर रहे हैं कि इसमें चारों के चारों बच्चे सर क्या बीमार है, जबकि तुम अगर इस लड़की को कैपिटल आर स्मॉल आर मान लोगी तो सिर्फ 50% बच्चा क्या होना चाहिए, नॉर्मल। अब 50% बच्चा क्या होना चाहिए आपको, क्या आपको बीमार वाला। एक बार नहीं कहते मेंडल वाला जो क्रॉस कराते थे ना, हम ये कहे थे ना कि कैपिटल स्मॉल टी बच्चा क्रॉस करता है तो सर बच्चा तो एक बार में एक ही पैदा लेगा और उसका डीएनए इसी तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सर अगर इस तरह से क्रॉस होगा तो डीएनए ये भी पैदा ले सकता है और ये भी, तुमको ये दोनों दिखाना है पेडिग्री एनालिसिस में, जो कि नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ पे स्मॉल आर सब में तो दिख रहा है, लेकिन सर आपको किसी में भी आपको कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं दिख रहा है, जो कि यही हमको साबित करना था कि एक भी कम से कम कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाता तो हम सही जा रहे होते हैं, ठीक है। पर एक भी कैपिटल आर आपको स्मॉल आर नहीं मिला। देखो फिर से बोलते हैं, मम्मी का डीएनए ऐसा हो, पापा का डीएनए ऐसा हो, तो दो तरह का बच्चा पैदा होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। भले आपको एक के क्यों ने पैदा लिया हो कैपिटल आर स्मॉल आर, पर कैपिटल आर स्मॉल आर एक भी जरूर दिखाना होता। पर यहाँ देख रही हो कि कोई भी कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं है सर। इसका मतलब मेरा ये अप्रोच गलत हो रहा है सर। बाद में मानना पड़ रहा है कि मान लेते कि स्मॉल आर ही सब गया होगा, जो कि हम कहते तुमको नहीं मानना है। दिमाग लग रहा है, हमने कहा था ना एक ही बार तुम्हें स्मॉल आर स्मॉल मानी। अब अगला स्टेप में तुम अगर इसको लेकर चल रही हो तो सब बच्चे तो यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाला दिख रहा है, क्योंकि एक ही बार हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर काउज डिजीज। तो सर यहाँ पे तुम ये फिर बोलने लगोगे कि मान लेते कि कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं गया हो, जबकि हम तुमको मना किए कि ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमको कैपिटल आर स्मॉल आर दिखाना होता, तो जो तुम नहीं दिखा पा रही हो, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग, इसको बनाओगी ना घर पे भी तो समझ में आ जाएगा। अब दूसरा अप्रोच देखो, हम फिर से इसको, मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब हम जो जा रहे हैं वो गलत तरीका हो रहा है, तो हमको क्या करना होगा, सेकंड अप्रोच लेना होगा। सेकंड अप्रोच, ये दूसरा अप्रोच क्या होगा, क्योंकि आंसर तो मेरा दो ही ठो है, या तो फर्स्ट होता है या तो सेकंड होता है। तो लड़के यहीं पर रोक के मान लेते सेकंड अप्रोच सही होगा। समय बचाने के लिए वो लिख सकते हैं पहला अप्रोच गलत हो गया तो सेकंड अप्रोच सही होगा, नहीं तो तुम चेक भी कर सकते हो सेकंड अप्रोच। मान लेते हैं क्या, लेट अस कंसीडर डोमिनेंट जीन काउज, आपको डोमिनेंट काउज डिजीज, ये भी तो हो सकता है, कोई डोमिनेंट बीमारी भी तो काउज, जैसे टाइफाइड डिजीज था, क्या था, टाइफाइड था, हंटिंगटन डिजीज था, ये सब तो डोमिनेंट की वजह से भी हो सकता है ना। लेट अस कंसीडर डोमिनेंट काउज डिजीज, ये डोमिनेंट की वजह से बीमार है सर, ठीक है जी। तो अब हम मान लेते सर ये कैपिटल एम की वजह से बीमार है जी, ठीक है। लड़का जो बीमार है इसमें कैपिटल एम है जी, ठीक है। कोई लड़की कहती है सर कैपिटल एम स्मॉल एम भी मानते हैं। भाई हम पहले बोल चुके थे कि तुमको है ना कि बीमार अगला चारों बच्चा बीमार दिखना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल एम मान सकते हैं ना। और ये लड़की नॉर्मल है तो सर इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल एम स्मॉल फॉर नॉर्मल होगा ना, क्योंकि कैपिटल एम तो बीमार काउज करता है ना, एक भी कैपिटल एम नहीं ना दे सकते हैं। अब इस दोनों का क्रॉस होगा तो सारा बच्चा इसका अगला स्टेप में कैसा बनेगा, सारा बच्चा अगला स्टेप में एम और एन बनेगा, जो कि तुमको चाहिए था। सारे बच्चे बीमारी है ना जिसमें, देख रहे हो ना, कहीं पे हमने ना फंस रहे हैं, हर जगह कैपिटल एम स्मॉल एम आ रहा है, ये भी आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लड़का नॉर्मल है, क्योंकि हम पहले मान चुके नॉर्मल के लिए होगा और डिजीज के लिए ये होगा, तो ये वाला भी क्या होगा सर आपका स्मॉल एम होगा। क्रॉस कराओगे तो 50% बच्चा क्या होगा इसका, आपको नॉर्मल बीमारी वाला, अब 50% बच्चा क्या होगा इसका नॉर्मल। यहाँ भी वही देखिए, ये भी नॉर्मल लड़की है तो इसमें भी सर वही बात होगा ना, 50% बच्चा इसका क्या होगा सर बीमार वाला और 50% नॉर्मल। देखो हम कहीं नहीं फंसे, हर जगह स्मूथली अपना बात को रख पाए हैं, ठीक है। और कहीं पे भी टर्म एंड कंडीशन दोबारा नहीं बोलना पड़ा हमको, एक बार मान के चल। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा कैपिटल एम, इसका होगा स्मॉल एम, इसका होगा कैपिटल एम स्मॉल एम, इसका भी क्या होगा स्मॉल एम। यही है जी, इसी में समझना था आप लोगों को। गया जी बात समझ में। बोले जी, हेलो क्लास में आके समझेगी सब आदमी। सर बोलिए सर बोलिए। हाँ नहीं बाकी तो पूछ रहे हैं, ये सब समझ में आया। हाँ ये तो आ गया, क्वेश्चन बनाएंगे बनेगा तो मेरी तो समझ में आ गया।
चलो देखते हैं ना अभी क्वेश्चन बना के। एक क्वेश्चन देखो, तुम बनाए थे इस टाइम में, हम दिए थे सब कुछ बनाने के लिए, नहीं बनाए थे। एक ट्रिक तो काम करता है, पता नहीं यहाँ पे आज क्यों नहीं किया। पहला स्टेप नॉर्मल हो, फर्स्ट स्टेप नॉर्मल हो, एंड नेक्स्ट स्टेप डिजीज हो, एंड इन क्वेश्चन में कोई क्लू नहीं दिया हो, इन क्वेश्चन है ना, नॉट गिवन एनी क्लू, है ना, तब आप इस केस में आंसर सीधा लिख दोगी ऑटोजोमल रिसेसिव। इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है किसी को, जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन आपको कोई दे दे, एक क्वेश्चन देख रहे हैं 10 सेकंड में बन जाता है क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, बस बीमारी का कैसा पैटर्न होगा वो पता लगाने के लिए कह रहा है। माँ बाप इसका नॉर्मल है, इसके 4 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 4 बच्चे में से इसके 3 बच्चे नॉर्मल है और 1 बच्चा इसको क्या है, बीमार है जी, ठीक है। जब इस बीमार बच्चे को एक नॉर्मल लड़की से शादी कराया गया, इसमें भी सर क्या हुआ, एक बीमार निकला और एक क्या निकला आपको, नॉर्मल निकला जी, ठीक है। तो सीधा कराए कौन सा आंसर होगा इसका, पहला स्टेप नॉर्मल है, दूसरा स्टेप बीमार निकल गया, सीधे झराक से आंसर मार दो ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, हम बोले क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो इतना तो तुम पहले ही लिख दोगी, लेकिन डोमिनेंट है कि रिसेसिव ये साबित करना होता है, लेकिन हम सीधे लिख देते हैं आपको रिसेसिव होगा जी, ठीक है। समझ आ रहा जी हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा केस हुआ, ये ट्रिक काम करता है जी, ठीक है। पहले इतना ही सब पहले समझो, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई लड़की का सर साबित तो कीजिए इसको, और मान लीजिए हम डोमिनेंट काउज डिजीज मान लेते हैं। अगर बीमारी किससे होता है, डोमिनेंट से, तो पहला स्टेप में तो तुम गलती से भी डोमिनेंट ना लिख सकती हो। देखो ना, डोमिनेंट से बीमारी हो रहा है सर, तो क्या यहाँ पे डोमिनेंट लिखने का हक बनता है आपका, नहीं ना, दोनों नॉर्मल है ना, नॉर्मल है तो तुम्हें स्मॉल डी लिखोगी, कभी भी ये कैपिटल डी थोड़ी बदल जाएगा, सबके सब क्या रहेंगे, स्मॉल डी, मतलब फंस गई ना, मतलब ये तरीका से ना बन सकता कि डोमिनेंट काउज डिजीज। लेकिन आप रिसेसिव मान के चलो कि रिसेसिव से बीमार है, तो ये हो सकता है सर, कैपिटल डी स्मॉल डी मान के चलो, तो ये दोनों नॉर्मल निकला, इस दोनों में शादी हुआ तो 3 तरह के बच्चे जन्म लेंगे, एक कैपिटल डी स्मॉल डी और एक स्मॉल डी, है ना जी। तो इसमें तीनों का तीनों नॉर्मल है, इसका मतलब ये तीनों में या तो कैपिटल डी वाला डीएनए होगा या कैपिटल डी स्मॉल डी वाला डीएनए होगा, पर लास्ट वाला बंदा बीमार देख रही हो, ये जरूर स्मॉल डी वाला होगा, है ना। स्मॉल डी क्रॉस क्या इस तरह की लड़की से, तो इसके बच्चे भी क्या हो गए होंगे, बीमार हो गए, एक बच्चे क्या रह गए होंगे, नॉर्मल रह गए होंगे, ये ना दूसरा सब जगह सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर सही था जी, ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव। जा रहा है जी गजाला, ये सब बात समझ में, हेलो जी सर आ रहा है। है ना। एक हार्ड क्वेश्चन देते हैं, रुको 1 मिनट, हार्ड क्वेश्चन देते हैं। तुम लोग भी बनाना कहीं से, कोई जुगाड़ है तो, ये सब अनअकैडमी वाला सब पे भी क्वेश्चन ऐसा आता रहता है, लोग कहीं नहीं फंसो।
एक क्वेश्चन है, ये किस तरह का बीमारी है? फाइंड डिजीज, ये आपको बीमारी का पता लगाना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पहले ऑप्शन तो सुन लो, ऑप्शन सुन लो, इतना आसान है तो पूछते हैं। डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड और रिसेसिव, एक्स लिंक्ड। तीसरा ऑप्शन है डोमिनेंट वाई लिंक्ड। चौथा ऑप्शन है रिसेसिव, है ना, रिसेसिव वाई लिंक्ड। आप बताओ, ऑटोसोमल ऑप्शन ही नहीं है। डोमिनेंट एक्स लिंक हो लग रहा है, एक्स लिंक, डोमिनेंट एक्स लिंक। चलो आगे सबको बोलने दो, ठीक है। रिसेसिव वाई लिंक, चलो अब आया ना कॉन्फ्लिक्ट। और भी कोई नहीं बोले? सुन रही हो कोई क्या? हाँ सर सुन रहे हैं सर, रिसेसिव एक्स लिंक होना। रिसेसिव एक्स लिंक होगा। चलिए अब तू नंबर अपना आंसर बदलिए एक्स ना। लिंक, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, बहुत लोग एक्सेसिव। देखो इसका आंसर ये होगा, डोमिनेंट एक्स लिंक होगा जी, ठीक है। वाई लिंक तो होने से रहा, क्योंकि लड़का अगर वाई पे बीमारी का डीएनए तो उसमें बेटा में ही ना डाल सकता है, बेटी में नहीं ना डाल सकता है, समझा ना। वाई लिंक आंसर नहीं होगा जी। अगर वाई लिंक आंसर रहता है इसका, तो इसका मतलब वो अपना बीमारी अपने बेटे में ही डाल सकता था, बेटी में तो डाल नहीं सकता है। अब चूंकि एक्स लिंक बीमारी है, एक्स लिंक और बीमारी है, तो अब आपको ये देखना है कि इस डोमिनेंट की वजह से बीमार है या रिसेसिव से बीमार है, ठीक है। मान लेते हैं सर कि अगर ये डोमिनेंट से बीमार है, तो सर रिसेसिव से बीमार है, जो कि इसका आंसर नहीं है ना। अगर आप मान लेते हो कि रिसेसिव कॉज डिजीज, सही है ना, पूरा पेंसिल चलाइएगा, हर जगह एक जैसा क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप पेंसिल चलाओगी, रिसेसिव मान लेते कॉज डिजीज, तो सर ये तो नॉर्मल लड़की है, इसमें क्या होगा, कैपिटल आर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर, है ना जी। इसकी बेटी में कभी बीमार हो पाती है, बताओ तो, नहीं ना बीमार हो पाती जी। अगर रिसेसिव कॉज डिजीज, तो सर ये लड़की इसकी कभी बीमार हो पाती, क्योंकि इसे माँ की तरफ से कैपिटल आर मिलता ना, और पापा की तरफ से उसको क्या मिलता है, स्मॉल आर, तो क्या ये हो जाती, पर डिजीज नहीं होता। समझना है जी, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। हेलो यस सर, यस हेलो, फिर रिप्लाई करो, है ना। बट Yes, इसको sir. तुम डोमिनेंट मान लो, हाँ कैपिटल डब्ल्यू मान लो, इसको तुम स्मॉल डब्ल्यू मान लो, तो सर एक चांस तो है लड़की बीमार होने का, लड़का बीमार नहीं होगा, क्योंकि सर उस लड़के में आपको एक्स क्रोमोसोम थोड़े आता है, लड़का में तो वाई आता है पापा की तरफ से जी, पापा मम्मी की तरफ से स्मॉल डब्ल्यू आएगा तो बच जाएगा, है ना जी। बट लड़की में जो कैपिटल डब्ल्यू आएगा एक, है ना, मम्मी के पापा की तरफ से आएगा स्मॉल डब्ल्यू, तो ये तो बीमार हो गई।
अब इस लड़की का शादी हुआ एक नॉर्मल लड़के से, नॉर्मल लड़के पे क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू, बट तुम जानती हो मम्मी की तरफ से ना कैपिटल डब्ल्यू आता है लड़का में। जैसे एक लड़का एक बीमार होगा, एक लड़का इसका नॉर्मल होगा, मतलब हम कहीं पे फंस नहीं रहे हैं, मतलब सही जा रहा है क्या। एक लड़का नॉर्मल भी तो होगा, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू आएगा, वाई आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल भी तो लड़का पैदा हो सकता है। और लड़की भी बीमार हो सकती है जब एक लड़की में कैपिटल डब्ल्यू आ जाए, क्या एक लड़की नॉर्मल निकलेगी क्योंकि इसमें एक क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू आया है। ठीक है, बोलो जी, हेलो। समझा दिए, मेहनत से बोलो जी, तुमको समझ में आया। जी सर, हाँ समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और देख लो बस। हाँ अगला बैच है, सॉरी रे। हाँ देखो, कल से जिसको आना हो आ सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मास्क लगा के आइएगा। और कल से चैप्टर हम लोग वो पढ़ेंगे, पहले हम लोग फ्रॉग अर्थबम सब पढ़ेंगे, तब फर्स्ट पेज से पढ़ेंगे फ्रॉग एंड अर्थबम। नहीं तो और कोई उम्मीद है तो बोलिए, है ना। मेरा मन से तो वही स्टार्ट करने का इच्छा हो रहा है, चैप्टर 7। और जिसको आना है ऑफलाइन आ जाइएगा, मम्मी पापा अलाउड करे तब आ जाइएगा, नहीं अलाउड करे तो पैरेलल ये ऑनलाइन भी चलेगा। हेलो, पहले इसको कट कर दो। लाइन होगा।